तो मैं वापस आ गई हूँ हॉस्पिटल से। पूरा दिन ख़त्म हो चुका है, शाम हो रखी है और मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम पे। पर्सनल स्टेटमेंट जितना आसान लगता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है और मैं इसी के काम में लगी हुई हूँ। पता नहीं कितनी बार 100 बार एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बनाओ तो उसमें कंटेंट नहीं होता, बड़ा बनाओ तो ओवरडन किया हुआ है आपने। कुछ ना कुछ ऐसे ही फीडबैक मिलते रहते हैं, तो अब उन्हीं पे बार बार इम्प्रूवमेंट करते हैं। मुझे डर था कि मुझे माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, बट थैंकफुली वो माइग्रेन नहीं था। काम करते हैं। आज हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सुबह गए, पेशेंट्स पे राउंड किए, काफ़ी सारे पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी हो गई थी ओवर द वीकेंड, जो एक्सपेक्टेड थे उन्हीं की। ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड मॉर्टेलिटी वाला पेशेंट नहीं था, तो दैट वाज गुड। बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। अभी मैंने 45 मिनट्स टू 1 आवर वेस्ट किया लेट के, बट मैं जैसे ही आई ना, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने फटाफट से खाना खाकर मैं लेट गई और मैंने थोड़े से वीडियोज़ वगैरह देखे। उसके बाद अब मैं अपना काम करने में लगी हुई हूँ। देयर इज़ अ लॉट दैट आई नीड टू डू और मैं सारा काम कंप्लीट करूँगी। आज क्लिनिक में काफ़ी सारे पेशेंट्स थे, काफ़ी सारे 6 पेशेंट्स थे, जिनमें से कि 2 नए पेशेंट थे और बाकी सारे पुराने पेशेंट्स थे। आज लंच वगैरह काफ़ी अच्छा रहा और मैंने डिनर में भी ऑलमोस्ट वही खाया। और स्वीट पोटैटो रखे हुए हैं मेरे पास, अगर मेरे को भूख लगी दोबारा, जो कि लगेगी 100%, तो मैं स्वीट पोटैटो खा लूँगी। और बाकी चीज़ें सही हैं। और अब देखते हैं कि मैं 1 हफ़्ते बाद मेरे को भी फ़्लाइट्स करानी है अपनी कनेटिकट की, क्योंकि मुझे रोटेशन नहीं मिल रही थी। तो लेट्स सी, एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे। नई चीज़, मैं स्टेप 3 के लिए भी तैयारी करना शुरू करूँगी। सो फ्रॉम अगस्त आई एम गोना स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 3 एंड प्रॉब्ली इन maximum by November I'm gonna give it off. I know that things are not easy, I understand, or now the added pressure of step 3 and things that I just used to read and hear from other people that we are applying this and that. So that is actually going to happen with me, that I'm going to apply for the match, and I don't know how I am going to do. I honestly do not know, but मैंने अभी अभी अपनी कनेटिकट की फ़्लाइट बुक कराई, क्योंकि आई वॉज टर्निंग रियली रियली एंक्शियस कि यार क्या हो रहा है, मैं कैसे करूँगी ये वो। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। अब मैं कनेटिकट जाऊँगी 1 महीना, आई हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, so much so that I have to prepare for my step 3, I have to prepare for my application, my whole application should be ready. मुझे काफ़ी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं एंड दिस वीक आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनी ऑफ दिस, बिकॉज आई नो कि आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स जो यहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट करनी है। जब भी कोई रोटेशन ख़त्म होती है तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप आए और रोटेशन ख़त्म कर दी। देयर हैज़ टू बी अ फॉर्मल थैंक यू, देयर हैज़ टू बी अ फॉर्मल आस्किंग फॉर द LOR, आई हैव टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग, एंड आई वांट माई लेटर टू बी मेड एज फ्रेश एज पॉसिबल। जैसे मेरे पिछले रोटेशन को 1 महीना हो गया, बट माई लेटर इज़ नॉट येट हियर, सो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। अभी जैसे मैंने फ़्लाइट्स बुक कराई एंड माई फ़्लाइट इज़ फॉर 10 hours 15 minutes समथिंग। आई लीव, माई फ़्लाइट इज़ गोना गो फ्रॉम हियर एट 10:15 और आई एम गोना रीच इन कनेटिकट एट 11:30 एट नाइट, और आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू नेविगेट दैट। तो अभी तो वो मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था। मेरा मेन कंसर्न ये था कि मेरे को सही प्राइस में फ़्लाइट करानी है। $700 की फ़्लाइट हो रही थी एंड दैट वाज ड्राइविंग मी क्रेजी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी नहीं कराना। तो मुझे सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट जो मिली $368 की मिली। प्रॉब्ली दैट इज़ द वीकेंड जब मेरे को जाना है, तो इसलिए फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। आई डिडंट माइंड गोइंग ऑन सेकेंड, बट सेकेंड को क्योंकि वीकडे था, लेकिन मेरे को कोई टाइमिंग्स नहीं मिल रहे थे। ऑल्दो फ़्लाइट सस्ती थी, बट इट वोंट मैटर राइट, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और सेकंड को तो मेरे को अपनी रोटेशन अटेंड करनी है, बिकॉज दैट्स द फाइनल डे। तो फिर मैंने थर्ड की फ़्लाइट करा ली सुबह 10:15 बजे की, एंड द एयरपोर्ट इज़ 2 hours अवे फ्रॉम हियर इफ़ आई यूज़ द बस। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मैं किसी नई जगह जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ कि मेरे को नई जगह जाना है। एंड आई हैव हैड इनफ एक्सपीरियंसेस इस बात के बारे में कि जब भी मैं कोई नई जगह जाती हूँ मैं परेशान होती हूँ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं अपने दिमाग को इस बात के लिए इतना स्ट्रेस नहीं दूंगी।
जस्ट वन डे एट अ टाइम. ठीक है, अभी रात को बहुत लेट हो गया है, मेरे को अपने कुछ प्रेजेंटेशन का काम करना था, बट आई हैड टू गेट दिस फ्लाइट थिंग ऑफ माई चेस्ट. तो वो काम हो गया है. तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि फ़्लाइट हो गई है, जाना है, मतलब इट्स नॉट इवन अ वीक नाउ और ये वो. एंड जब मैं आई तो मेरा सूटकेस पड़ा हुआ था और उस पर फ़्लाइट का स्टिकर लगा हुआ था सेंटा आना का. जब मैं आई थी तो वो मैंने खुद लगाया था, और अभी भी मेरे को साउथ वेस्ट में जाना है तो मेरे को खुद ही लगाना पड़ेगा. तो मुझे इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था कि मतलब मैं, ऐसा लग रहा है अभी तो आई थी. एंड आई केप्ट टेक्सटिंग पीपल कि मुझे कैलिफोर्निया पसंद नहीं आ रहा, मुझे तो शिकागो ही अच्छा लग रहा था, ये वो. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग कैलिफोर्निया टू. आई स्टार्टेड लविंग कैलिफोर्निया. मतलब OCTA बसेस को दुनिया में सारी बुरी बात कहने से लेके अब तक कि मैं खुशी खुशी बस में ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे सारे रूट समझ में आने लग गए हैं, सब कुछ. तो that's been one hell of a journey कि कितना वो है. and I was feeling so nostalgic right now that I don't want to leave California. But the bigger picture is I don't want to leave my comfort zone, but I just want to tell myself that I've come way far than my comfort zone. So this is nothing in front of that. So I'm so grateful that my friends and my family, they keep appreciating me for the fact कि मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं और जो मैं करूँगी वो सही करूँगी. That also comes with an added pressure and responsibility that I have to do the right thing. But that's my second nature. I would never intentionally do a wrong thing, and that's I think with most of us. तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक सा लग रहा था. अभी तो मैं यहाँ से गई भी नहीं हूँ और मुझे अभी इतना ज़्यादा वो लग रहा है बिकॉज व्हेन यू लिव इन अ प्लेस फॉर 1 month और यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, सो एक ऐसे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है कि यार ऐसा है. बट it is what it is and we'll have to go. And I do have a lot of things to do. जैसे मुझे सारा सामान मतलब इधर उधर पैक करना, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है. अपना डॉक्यूमेंट पूरा करना है. आई हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर कि आई वांट a letter of recommendation, ये वो. So there are a lot of things. It's just that I feel so grateful that people come here for a vacation. Like people come here to Orange County, to California. Although I have not been to California as in I've not been to Los Angeles, San Francisco, all of those places, San Diego. I did not go to Disneyland and anything. But honestly I'm a kind of a person कि मैं कभी यहाँ पे वेकेशन के लिए ना आती. although I love beaches so much, but मैं कभी भी ना आती क्योंकि आप सारे बीचेस थोड़ी एक्सप्लोर कर सकते हो. बट आई एम so grateful to life that I came here for a month, जो कि अगर मेरे को वेकेशन लेनी होती तो मैं कभी भी ना आती. बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल. आई मीन जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे लिखा होता है कि इस दिन से इस दिन तक ये जर्नी ये बंदा करेगा, यहाँ से खाना खाएगा, यहाँ पर आएगा, इन लोगों से मिलेगा. मतलब who would have known. I have connected with so many people over little things, so much so that I have connected with an old man over what? Over hablas español poquito, which means in Spanish I speak Spanish a little bit. So that guy spoke Spanish and Portuguese and I spoke only English. But I knew these little words, Spanish ke, and that is how we had this little chat on the bus. I know it's not just about leaving California, but also going out of my comfort zone. But just to remind myself, I'm way more out of my comfort zone than I could ever think of. So I should rather appreciate myself for taking these big steps, and there are a lot of bigger steps coming up. I am so grateful that I have a family and I have a group of friends who are so supportive, and I couldn't have asked for more. Nothing else in my entire life. I'm just so grateful, feeling so grateful right now. Hi. आज मैं इतने दिनों बाद ऐसे व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया और ऐसे मतलब मेरा कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था और अब ऐसे ही ऑलमोस्ट 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा. तो अभी चलते हैं. मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ. अभी मेरे पे सेप्टर आई नहीं है ना, उनका मैसेज आया है. तो
ओके ही विल कम इन 45 मिनट्स, तो मेरे पास इतना टाइम है, तो मैं इस टाइम को यूज़ करके अपना कुछ काम कर लेती हूँ। आज के दिन की पहली वीडियो बन रही है, क्योंकि अभी सुबह से लेके जब से मैं उठी थी तब से बज रहे हैं अब प्रॉब्ली शायद 7:30 से भी ज़्यादा हो रहे होंगे। आज का दिन था काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आज सुबह की शुरुआत हुई वेंटिलेटर सेटिंग्स के साथ। मैंने और मेरे प्रिसेप्टर ने काफ़ी बात करी वेंटिलेटर सेटिंग्स के ऊपर, और क्या क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या पता है। मुझे अभी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। प्रॉब्ली मुझे बड़े वाला ही कार्टन लेके आ जाना चाहिए था, बट मैं वो नहीं लेकर आई। बट एनीवे अब मैं एक और लेने जा रही हूँ, और मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि चल ही लेते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है। ठीक है, तो सुबह हमने बात करी बहुत सारे वेंटिलेटर मोड्स की। फिर हमने बात करनी शुरू करी। हमने एक्चुअली रियल टाइम वेंटिलेटर देखा भी एक पेशेंट का, एंड शी इज़ अ पेशेंट जिसको प्यूरुलेंट पेरिकार्डाइटिस हुआ, वो भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ, विच इज़ सो अनकॉमन। तो और यू नो उस पेशेंट के हैंड्स एंड फीट दे आर पर्पल से भी ज़्यादा ब्लैकिश हैं, मतलब गैंग्रीन नहीं हुए हैं, बट एंड प्रॉब्ली दैट इज़ बिकॉज ऑफ अंडर परफ्यूजन, क्योंकि पेशेंट का जो मैप था वो 65 नहीं मेंटेन किया था, और जो नर्स थी उनको उनकी लीवो 2 पे ही रखी हुई थी। लीवो इज़ नॉरेपिनेफ्रीन। तो आईसीयू में ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, पेशेंट्स ऑन प्रेसर्स, वेरी वेरी कॉमन। नॉरेपिनेफ्रीन चल रहा होता है, वेजोप्रेसिन चल रहा होता है, इवन मैंने डोब्यूटामीन वगैरह भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें, एंड जस्ट टू टेल यू दैट मैंने ये सब चीज़ें सिर्फ लास्ट 1.5 महीने में ही सीखी हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख ली है कि जब आप किसी नई जगह जाते हो आपको कुछ भी नहीं आता होता, लेकिन धीरे धीरे you get used to things. Don't worry, any of you who's starting out a new journey. Trust me, when you are going to be in the system for long enough, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि और क्या किया। उसके बाद I had a few questions. मुझे रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, कोड्स कैसे रन करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में और जानना था। तो I and my preceptor, we had an extended डिस्कशन अबाउट यूजुअली कोड्स, कौन कौन से कोड्स होते हैं, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो होती है उनको किस किस चीज़ों के लिए बुला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे माई प्रिसेप्टर सेड दिस, एवरी 4th डे देयर इज़ यू आर ऑन कॉल। ऑन कॉल का मतलब होता है कि कभी भी कोई रैपिड रिस्पॉन्स मतलब टीम को बुलाया जाएगा, सो यू गोना बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। सो दैट कंटेन्स आई थिंक 2 रेजिडेंट्स, 1 इंटर्न। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में इंटर्न बोलते हैं जो हम MBBS के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स जो होते हैं, जो PGY1 होते हैं, उनको इंटर्न बोला जाता है। आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं ये टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं, लेकिन हमारे लिए ये डिफरेंट होती हैं। आज बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड करने का मन किया, क्योंकि आज दिन काफ़ी अच्छा था। वेट, ये बोलता है वेट, और फिर मैं वॉक साइन का वेट करती हूँ कि वो ऑन हो। तो मैं बहुत दूर आ गई हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि अब वॉक साइन ऑन हो गया है, तो चल के जा रही हूँ। तो मैं वापस आ गई हूँ, और क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और जब मैं आ भी रही थी तो मेरा बस मन था कि मैं वॉक को एंजॉय करती हुई आऊँ, तो मैंने वही किया। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो कोड ब्लू है उसके बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात करी, ACLS प्रोटोकॉल, ये वो सब चीज़ों के बारे में बात करी। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि पॉसिबल रैपिड रिस्पॉन्स टीम किस लिए बुला सकते हैं। तो उसमें हमने पहले तो हमने कोड ब्लू के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी। क्या था वो, कि इफ़ आई वॉक ऑन अ पर्सन, ऑन अ पेशेंट जिसको कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब आई कैन सी देम, दे आर डेड इन फ्रंट ऑफ मी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो जब ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी check the pulse. This is number 1 thing that you have to do, and I am saying that on the video to potentiate my knowledge, और मतलब जितनी भी चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। सबसे पहले पल्स चेक करनी है, उसके बाद
जब सब लोग आ जाते हैं तो उसके, एंड दिस हैपन्स रियली क्विकली मतलब सेकेंड्स में। फिर उसके बाद जब सब लोग आ जाते हैं तब पूछना होता है कि हु इज़ रनिंग द कोड, मतलब जो बंदा लीडर होता है। जैसे मैंने बोला कि आई एम रनिंग द कोड, आई एम एन इंटर्न, आई एम PGY1। से पहले हमको पल्स चेक करनी होती है। पल्स नहीं है अगर, स्टार्ट CPR राइट अवे, यू हैव टू स्टार्ट CPR। कोई उसका मतलब ही नहीं बनता किसी और चीज़ का। हर 2 मिनट में पल्स चेक होएगा और रिदम चेक होएगी, ठीक है। रिदम वो पूरा ACLS का प्रोटोकॉल याद रखना है, शॉकेबल रिदम है कि नहीं है। एवरी 3 मिनट्स यू हैव टू गो फॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, एंड यू गो फॉर और अगर शॉकेबल रिदम है तो फिर हमको क्या करना है, डिफिब्रिलेटर देना है। और डिफिब्रिलेटर में भी क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है कि जो चीज़ आउटकम डिटर्मिन करती है इस पूरे सिनेरियो का, वो होता है टाइम फॉर ROSC इज़ ROSC, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, जो कि हम चाहते हैं कि CPR से या जो हम डिफिब्रिलेशन दे रहे हैं उन सबसे ये चीज़ अचीव हो कि वापस से हार्ट पंप करना शुरू कर दे। उसके लिए अगर मेरा CPR 10 मिनट का है तो उसमें सिर्फ 10% ऐसा होना चाहिए कि CPR इज़ नॉट हैपनिंग। और वो कौन कौन से इंस्टेंसेस होते हैं, जब हम रिदम और पल्स चेक करते हैं तब 80%, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डेटा, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड टुडे, कि 80% जो CPR होना चाहिए उसके अंदर चेस्ट कंप्रेशंस चलते रहने चाहिए। जो बंदा चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है, एवरी 2 मिनट्स द पर्सन इज़ चेंज्ड। आप 2 मिनट से ज़्यादा एक बंदे को नहीं रख सकते। तो जब हम पल्स चेक, रिदम चेक करते हैं तब बंदा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, क्योंकि हमें इफेक्टिव कंप्रेशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोड एटलीस्ट 20 मिनट्स चलना चाहिए। हमारे मन में बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी देर चलाना है। ऑब्वियसली हमारे मन में बायस किस चीज़ से आता है कि पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, पेशेंट कितना सिक है, पेशेंट की एज क्या है। अगर कोई बहुत यंग पेशेंट होगा तो मेरे को उस पर ऊपर आधा घंटा कोड करने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है तो हो सकता है मैं 10 मिनट कोड करके फैमिली को काउंसिल करने लग जाऊँ। मूविंग ऑन, तो हमने ये सारी बातें करी कोड ब्लू के बारे में। और मुझे एक और चीज़ पता लगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, UPenn जो है, उन्होंने एक मोबाइल CPR जैसी चीज़ करी जहाँ पे वो लोगों को फ्री में CPR के लिए ट्रेन करते हैं। देयर हैव बिन पीपल जो मतलब सर्वाइव करे हैं कार्डियक अरेस्ट को बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी कूल प्रोग्राम। रैपिड रिस्पॉन्स टीम को यूजुअली किस किस चीज़ के लिए बुला सकते हैं, तो उसमें से एक था हम आए हैं, पेशेंट इज़ इन हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर। कैसे, पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, ठीक है, आप आए और आप देख रहे हो कि पेशेंट डीसैचुरेट कर रहा है। पहली बात तो मुझे ये लगता था कि पेशेंट वेंटिलेटर पे डीसैचुरेट नहीं कर सकता क्योंकि वेंटिलेटर अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी डीसैचुरेट कर जाता है। आज हमने वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ये सारी बातें करी। और मैं वो चीज़ भी बताना चाहती हूँ, लेकिन काफ़ी टेक्निकल वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं उसको अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लूँगी क्योंकि वेंटिलेटर इज़ अ बिग पार्ट। हम मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि मैंने इंडिया में कभी भी ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने जो मेन वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में पढ़ा था, मैंने स्टेप 2 के दौरान पढ़ा था, और वो भी ARDS के कंटेक्स्ट में ज़्यादा। लेकिन अब मुझे वेंटिलेटर सेटिंग्स काफ़ी हद तक समझ में आती हैं। हमने ये बात करी कि आई वॉक ऑन टू अ पेशेंट जो कि ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है और they are desaturating. What am I going to do? So 3 things usually before doing anything is get a chest X-ray, get ABG एंड FiO2 बढ़ा देना। यूजुअली जब हम लोग जब तक पहुंचते हैं तब तक नर्सेज ये सब काम कर चुकी होती है। तो वी हैव टू चेक एट ऑल लेवल्स, यानी कि हमें वेंटिलेटर को चेक करना होता है क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेटर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकता है, वेंटिलेटर इज़ मैल फंक्शनिंग, हो सकता है कि वेंटिलेटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू एन ऑक्सीजन सोर्स। उसके बाद बात आई ET ट्यूब की। हो सकता है ET ट्यूब किंग कर गई हो, कफ जो है वो ढंग से ना इन्फ्लेट किया हो, तो ET ट्यूब ज़्यादा अंदर चली गई हो, जैसे राइट मेन स्टेम में चली गई हो या फिर बाहर आ गई हो, ठीक है। हो सकता है पेशेंट ET ट्यूब को बाइट कर रहा हो सकता है वेंटिलेटर की वजह से पेशेंट को बेरोट्रॉमा हो गया हो, म्यूकस प्लगिंग हो गई हो, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यू जस्ट हैव टू मेक श्योर। अगर जैसे न्यूमोथोरैक्स वगैरह हो गया बेरोट्रॉमा की वजह से, तो वो आपको चेस्ट एक्सरे पे दिखेगा। ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक और बात, कोड ब्लू के दौरान बिकॉज द पेशेंट इज़ डेड,
राइट, तो पेशेंट इज़ नॉट ब्रीथिंग, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। लेकिन जब पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं तब आप कैसे ईटी ट्यूब डालोगे? तो जो बेस्ट टाइम होता है ईटी ट्यूब डालने का, दैट इज़ व्हेन यू स्टॉप फॉर पल्स चेक एंड रिदम चेक। तो तब आपको एकदम से ईटी ट्यूब डालनी होती है। उसके पहले तक आप पेशेंट को क्या करते हो, बैग, मास्क, वेंटिलेशन देते हो, तो तब तक आप कर रहे होते हो। और मतलब कोई भी बंदा जो आता है, जब तक कोई बंदा, जैसे कोई डेडिकेटेड बंदा जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या कोई और क्रिटिकल केयर का डॉक्टर नहीं आता, वो तब तक आप उसको बैग, मास्क, वेंटिलेशन देते हो। डोंट बी नर्वस। अपने आप अगर आप शांत रहोगे, ये वैसे फर्स्ट स्टेप होता है, मैंने बताया नहीं, कि आपको बिल्कुल शांत रहना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं हमारा पेशेंट है, मर रहा है, नर्सेज ये सोच रही होती है, डॉक्टर ये सोच रहा होता है, लेकिन वी जस्ट हैव टू कीप आवर काम, ठीक है। उसके बाद तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी, हमने डिफरेंट वेंटिलेटर मोड्स के बारे में बात करी। इसके बाद हमने एक और चीज़ जिसके लिए बुलाया जाता है वो है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, रैपिड रिस्पांस टीम जिसके लिए बुलाई जाती है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, उसके बारे में बात करी कि क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं स्पेशली हॉस्पिटल में रहते हुए। ऑब्वियसली सेप्सिस है, ठीक है, हॉस्पिटल में रहते हुए डिलीरियम है, पेन है, पेन के लिए पेशेंट को ओपियोइड्स मिलते हैं, तो ओपियोइड ओवरडोज हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मैलिटी हो सकती है, और मतलब मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और हाइपर कैप्निया हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें। और ऑल्सो जब हम कोड ब्लू की तरफ सोचते हैं PEA या एसिस्टली में, तब हमें 5H और 5Ts के बारे में ज़रूर सोचना है, बिकॉज दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चन ड्यूरिंग स्टेप 2 कि 5H और 5Ts क्या होते हैं जब PEA और एसिस्टली के बारे में हम सोचते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। फोकस भी कर सकते हैं। फोकस हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पेरिकार्डियोसेंटीसिस के लिए देखना है टैम्पोनाड वगैरह ना हो गया हो। हम अगर किसी को PE हो गया है तो हम देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल डायलेटेड हो, तब PE हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख सकते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ VFib जो होता है दैट इज़ यूजुअली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो कुछ भी हो सकता है। ये ट्री इन बड अपीयरेंस क्या होती है? ट्री इन बड अपीयरेंस जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है वो यूजुअली कब होती है? जब मेरा फंगल या फिर कोई नॉन माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, तब ट्री इन बड अपीयरेंस आती है, तो उस बारे में ध्यान रखना है। तो मैंने आज ये सारी चीज़ें देखी। एक जो ये सिम्युलेशन वाली चीज़ थी ये काफ़ी अच्छी थी। प्रॉब्ली मैं जो बचे हुए दिन हैं उनके बारे में उनमें भी ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ जो कि सारे मेरे कोड्स हैं, जैसे कोड स्ट्रोक, कोड स्टेमी, कोड MI, ये सारे जो कोड्स हैं उनके बारे में। कोड ब्लू जैसे मैंने आज किया, मैंने आज हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में वो किया, एनकेफेलोपैथी के बारे में वो किया। तो प्रॉब्ली आने वाले टाइम में भी मैं ऐसी चीज़ें कर लूँगी। तो कोई भी अगर रोटेशन पे जा रहा है तो, और क्रिटिकल केयर की रोटेशन है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर पूछना। अब मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट एडिट करूँगी, मेरे को एक प्रेजेंटेशन देनी है, उसके बारे में उसका डॉक्यूमेंट रेडी करूँगी। काफ़ी सारे काम हैं, वो सारे करते हैं। और मैंने डिनर कर लिया था आके, तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, टच वुड। मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि जब मेरे बुरे दिन होते हैं तब आई एम ड्रेडिंग, लाइक आई डोंट नो, आई एम जस्ट ड्रेडिंग द डे। लेकिन जब मेरे दिन अच्छे जाते हैं तो मैं उस दिन को पूरा अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उस दिन को अच्छे से जीऊँ। ऑब्वियसली मेरे को बहुत टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, और वो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल की वजह से है। मुझे थंबनेल अभी करना है, तो मैं थंबनेल करती हूँ और वीडियो भी पोस्ट करती हूँ।